ओके गाइस, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जेम 2025 इकोनॉमिक्स क्वेश्चन नंबर 21 से 30। क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से 10 कर रखा है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो आज पार्ट 3 है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। तो 21 आपको गिवन है कि कंसीडर अ कंज्यूमर विथ यूटिलिटी फंक्शन u इक्वल टू वाई प्लस रूट एक्स where x and y are quantity of two commodity consumed, which one of the following is true। और यहाँ पे गाइस ऑप्शन में आपको इनकम इलास्टिसिटी के बारे में पूछा गया है कि बोथ गुड्स का 1 है या फिर x का 0, y का 0, x का 0.5 एंड y का 1। तो यहाँ पे आपको इनकम इलास्टिसिटी गाइस निकालना है। बट आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी फंक्शंस गिवन है और कुछ भी अदर इंफॉर्मेशंस गिवन नहीं है। बट गाइस हमें पता है कि जो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इलास्टिसिटी निकालने के लिए गाइस आपको एटलीस्ट प्राइस पता होना चाहिए, क्वांटिटी पता होना चाहिए, तभी आप इलास्टिसिटी निकाल पाओगे। बट क्वेश्चन में तो सिर्फ और सिर्फ आपको यूटिलिटी फंक्शंस गिवन है और बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ठीक है, तब गाइस इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा के। गाइस मैंने काफ़ी बार बता रखा है कि कोई भी यूटिलिटी फंक्शंस अगर आपको गिवन है u इक्वल टू वाई प्लस रूट एक्स, तो गाइस y का पावर क्या है, 1 है। तो ये हमारा क्या बन गया, लीनियर। और ये अदर देन 1 है तो ये हमारा बन गया नॉन लीनियर। गाइस मैंने काफ़ी बार बताया है कि लीनियर प्लस नॉन लीनियर जब भी रहा तो ये हमारा बन जाता है क्वाज़ी लीनियर। ठीक है, और क्वाज़ी लीनियर का गाइस एक बेसिक प्रॉपर्टी ही होता है कि जो भी नॉन लीनियर गुड है वो कभी भी इनकम पे डिपेंड नहीं होता है। नॉन लीनियर का नॉन लीनियर गुड का मतलब गाइस कि वो नेसेसिटी गुड होता है, जैसे मेडिसिन हो गया, सॉल्ट हो गया, तो ये नेसेसिटी गुड है। मीन्स कि ये नॉन लीनियर गुड है, ये कभी भी इनकम पे डिपेंड नहीं होता है। अगर आपका इनकम गाइस कितना भी इंक्रीज हो जाए तो आप कभी भी सॉल्ट को कंज्यूम नहीं करोगे ज़्यादा। सिमिलरली अगर आपका इनकम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो आप कभी भी मेडिसिन नहीं खाओगे, क्योंकि ये नेसेसिटी गुड है, ये जब रिक्वायरमेंट होगा तभी हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये कभी भी इनकम पे डिपेंड नहीं होता है, जो भी नॉन लीनियर गुड है। क्यों? क्योंकि वो नेसेसिटी गुड होता है। ठीक है, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो नॉन लीनियर गुड है वो क्या है, रूट एक्स है। तो ये इनकम पे डिपेंड नहीं होगा। तो जब इनकम पे डिपेंड नहीं होगा तो इनकम इलास्टिसिटी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा बी। गाइस आप इसको प्रूव भी कर सकते हो लेग्रांज के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शंस पुट करो, वाई प्लस रूट एक्स, वाई प्लस रूट एक्स प्लस लेमडा इंटू बजट लाइन एम माइनस पी वन एक्स माइनस पी टू वाई। ठीक है, लेट से कि मैंने इसका प्राइस मान लिया पी वन और इसका प्राइस मान लिया पी टू। ठीक है गाइस, डेल एल बाय डेल एक्स डाल सकते हैं, जस्ट इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/2 रूट एक्स माइनस लेमडा पी वन। ठीक है, इक्वल टू 0। तो गाइज इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वाई। ठीक है, गलत है गाइज, डेल एल बाय डेल वाई अगर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस लेमडा लेमडा पी टू इक्वल टू 0। गाइज दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 1/2 रूट एक्स इक्वल टू लेमडा लेमडा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, P1/P2। ठीक है, गाइस थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, P2/P1 इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, P2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4P1 स्क्वायर। तो गाइस आप क्लियरली देख सकते हो कि जो एक्स है ना वो इनकम पे डिपेंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपका नॉन लीनियर गुड्स है। नॉन लीनियर गुड्स नेसेसिटी गुड होता है और नेसेसिटी गुड कभी भी इनकम पे डिपेंड नहीं होगा। और जब इनकम पे गाइस डिपेंड ही नहीं होगा तो भाई उसका इलास्टिसिटी क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि इलास्टिसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन
क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये इनकम पे डिपेंड ही नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप नोट पॉइंट बना के लिखना कि जब भी इस टाइप के गुड्स मीन्स यूटिलिटी फंक्शंस अगर हम लोग देखें कि एक लीनियर और दूसरा नॉन लीनियर रहा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वोजाई लीनियर। और क्वोजाई लीनियर जब भी रहेगा ना, जो भी आपका नॉन लीनियर गुड रहेगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है गाइस, लॉग एक्स, ई पे पावर एक्स, रूट एक्स, एक्स स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। तो ये कभी भी आपका इनकम पे डिपेंड नहीं होगा, और जब इनकम पे डिपेंड ही नहीं होगा गाइस, तो इनकम मिला क्या होगा, 0 होगा सर। ठीक है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा बी। ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। इन अ टू गुड्स कंजम्पशन फ्रेमवर्क्स एंजल कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। ठीक है? और एंजल कर्व गाइस सिंपल पूछा गया, हमें पता है एंजल कर्व बेसिकली टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स। आप देख सकते हो गाइस कि इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन ऑफ द गुड्स गिवन है। और ग्राफ गाइस अगर हम लोग बनाएंगे इनकम एंजल कर्व का, कुछ इस प्रकार का बनता है ना, इनकम ये आपका क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स नॉर्मल गुड्स के लिए। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी बढ़ता है, ये आपका नॉर्मल गुड्स के लिए हो गया। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ गाइस एक पर्टिकुलर गुड्स के बारे में बताता है, कभी भी दो गुड्स के बारे में नहीं बताएगा। ठीक है, जैसे अगर आप ऑप्शन नंबर डी की बात करो गाइस, तो आप देख सकते हो इनकम एंड द रेशियो ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड्स, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर गुड्स और इनकम के बीच के रिलेशंस को शो करता है, एंजल कर्व। ठीक है, तो एंजल कर्व गाइस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट फॉर द नॉर्मल गुड्स के लिए पॉजिटिव होता है, क्योंकि जैसे ही हमारा इनकम बढ़ता है वैसे ही हमारा कंजम्पशन गुड्स भी की डिमांड भी बढ़ती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बट गाइस अगर ऑप्शन नंबर ए अगर आप देखो तो यहाँ पे गिवन है कि प्राइस ऑफ वन गुड एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ अदर गुड्स, नहीं गाइस, प्राइस के बारे में तो बात ही नहीं करता एंजल कर्व। एंजल कर्व ओनली टॉक्स अबाउट द इनकम एंड क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स, इज कॉल्ड एंजल कर्व। प्राइसेस के बारे में कभी भी बात नहीं करता। तो ऑप्शन ए तो गाइस ऐसे ही रॉन्ग हो गया। सिमिलरली ऑप्शन बी गाइस, यहाँ पे रिलेटिव प्राइस, अगेन यहाँ पे प्राइस आ गया, तो एंजल कर्व कभी भी प्राइसेस के बारे में नहीं बताता है, तो बी भी ऑप्शन कैंसिल हो गया, बचा ऑप्शन सी और डी। पर डी में गाइस आपको रेशियो ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द टू गुड्स कभी भी एक साथ गाइस एंजल कर्व डिफाइन नहीं करता है। एंजल कर्व्स ओनली टॉक्स अबाउट द वन गुड्स एंड इनकम। ठीक है, चाहे आप गुड एक्स लो या फिर गुड वाई लो, बट दोनों एक साथ कभी भी नहीं। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। एंजल कर्व रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन अ कंज्यूमर इनकम एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर। गाइस ये क्वेश्चंस इजी हैं, बट थोड़ी सी थियोरेटिकल, आपको समझना होगा थोड़ी डिटेल में कि बाकी ऑप्शन गलत क्यों है, क्योंकि गाइस ये आईआईटी जैम की क्वेश्चंस है, तो जैम वाले थोड़ी सी गाइस टिपिकल क्वेश्चंस बनाते हैं। ओके गाइस, अदर ऑप्शंस रॉन्ग क्यों है, यहाँ पे मैं आपको जस्ट एज ए नोट दिया हूँ, इसको एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। आपको गिवन है कि थ्योरी ऑफ रिवील्ड प्रीफरेंस इज यूज टू ड्राइव, 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको गिवन है। गाइस रिवील्ड प्रीफरेंस पता है ना, revealed preference developed by simulations is based on observing a consumer choice under different price and income conditions. ठीक है, if a consumer choose a particular bundle over the other when both are affordable, it reveals that the chosen bundle is preferred. guys हमें पता है कि अगर कोई एक कंज्यूमर है, इसके पास चॉइस है कि वो कोई भी 2 बंडल को चूज कर सकता है, दोनों अफोर्डेबल है इसके लिए। बट अगर ये कंज्यूमर बंडल एक्स को प्रीफर करता है,
तो हम ये बात कह सकते हैं कि भाई एक्स इज मोर प्रीफर्ड टू वाई। तो गाइस जहाँ पे भी प्रेफरेंस आता है ना, ठीक है, मतलब कि जो कंज्यूमर वो रिवील्ड प्रीफर कर रहा है ओवर दी वाई पे। तो रिबिल्ड थ्योरी में गाइस क्या क्या यूज होता है आपका, प्रीफरेंस तो मालूम चलता है, ठीक है, प्रीफरेंस मालूम चल रहा है ना, यूजिंग द प्राइस इनकम एंड द ऑप्टिमल चॉइस इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्रीफरेंस यूजिंग द प्राइस इनकम एंड ऑप्टिमल चॉइस इंफॉर्मेशन। अब खुद सोचो, आप मार्केट गए कुछ सामान खरीदने के लिए, और आप गाइस जब सामान खरीदते हो तो आप सबसे पहले उस दुकानदार से पूछते हो ना कि भाई इसके प्राइस कितना है। और उस कमोडिटी को खरीदने से पहले गाइस आप पहले अपना इनकम देखते हो कि हाँ मेरे पास उतनी इनकम अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो आप पहले प्राइस चेक किए, फिर आप अपना इनकम देखे, फिर देन आप डिसाइड किए कि नहीं हम गुड एक्स को लेंगे। गुड वाई भी आपके लिए अफोर्डेबल है बट आप गुड वाई को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, आप गुड एक्स को प्रीफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप रिबिल्ड थियरी की बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दी रिबिल्ड प्रेफरेंस थियरी। तो रिबिल्ड प्रेफरेंस थियरी में क्या होता है कि हम प्राइसेस को, इनकम्स को और ऑप्टिमल कंजम्पशन की इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने प्रेफरेंस को डिसाइड करते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थियरी ऑफ रिबिल्ड प्रेफरेंस। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर सी। गाइस बाकी ऑप्शंस का मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा हूँ, आप एक बार रीड कर लेना। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 24 गिवन है कि कंसीडर द स्टेटमेंट 1 and 2 इन अ मोनोपोलिस्टिकली competitive मार्केट सिनारियो। स्टेटमेंट 1 आपको गिवन है कि इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम द प्राइस ऑफ द गुड्स विल बी इक्वल टू द मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट। स्टेटमेंट 2, in the short run firms may earn a positive profit. Which of the following option is correct? Both are true, one is true, two is false, one is false, two is false, both are false. तो गाइज अगर हम बात करें कि भाई ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस होती क्या है, क्या सिनारियो है इसमें, तो गाइज मोनोपोलिस्टिकली कंपिटिटिव मार्केट में क्या होता है कि फर्म्स जो है ना वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को सेल करता है, और कोई भी फर्म्स अगर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को बेचता है तो उसके पास थोड़ा सा पावर है कि भाई वो प्राइस को सेट कर सकता है, ठीक है, प्राइसेस को सेट कर सकता है। तो अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो शॉर्ट रन में फर्म्स जो है वो पॉजिटिव प्रॉफिट भी कमा सकता है, नेगेटिव भी कमा सकता है, या फिर जीरो प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है। बट लॉन्ग रन में ड्यू टू द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स गाइस, फर्म्स economic profits are driven to zero, but price will typically greater than the minimum average total cost due to the product difference। तो लॉन्ग रन में क्या है ना कि अगर मोनोपोलिस्टिक फर्म्स प्रॉफिट कमा रहा है, या अच्छी खासी प्रॉफिट है, तो लॉन्ग रन में क्या होगा कि भाई और भी फर्म्स आएंगे, तो ज़्यादा फर्म्स आएंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगा, तो उसका प्राइस कम हो जाएगा, प्रॉफिट नॉर्मल हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो उस केस में भी जो प्राइसेस है ना ग्रेटर देन द मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट होता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू दी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस इन दी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस। ओके, तो अगर हम स्टेटमेंट 1 की बात करें गाइस, तो स्टेटमेंट 1 आपको गिवन है कि इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम द प्राइस ऑफ अ गुड विल बी इक्वल टू द मिनिमम ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट। विल बी इक्वल नहीं गाइस, ये ऑलवेज ग्रेटर होता है, ऑलवेज ग्रेटर, प्राइस विल ऑलवेज ग्रेटर द मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट। बट ऑप्शन 1 में आपको इक्वल वाला सिचुएशन गिवन है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर हम स्टेटमेंट 2 की बात करें तो शॉर्ट रन में फर्म्स में अर्न अ पॉजिटिव प्रॉफिट। तो गाइस मैंने आपको जस्ट बताया कि शॉर्ट रन में जो है ना फर्म्स पॉजिटिव भी कमा सकता है, नेगेटिव भी, या फिर जीरो प्रॉफिट भी कमा सकता है। तो यहाँ पे आपको गिवन है कि भाई ये पॉजिटिव प्रॉफिट है, तो सही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। करेक्ट आंसर मेरा क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 25।
25 आपको गिवन है कि इफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एबीसी कर्व इज एन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन थ्रू द origin, then the marginal cost curve will be an upward sloping straight line through the origin and steeper than ABC, upward sloping straight line through the origin and flatter than the ABC, या फिर usually U-shape curve, upward sloping straight line having a positive vertical intercept. ओके गाइस, तो यहाँ पे हमें गिवन है कि भाई जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ना, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है। तो गाइस लेट्स से दिस एम क्यू मान सकते हैं ना कि जैसे जैसे हम आउटपुट को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे हमारा कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है प्रोपोर्शनली, अपवर्ड स्लोपिंग है। तो जैसे जैसे हम आउटपुट को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा कॉस्ट भी बढ़ रहा है। तो ए बी सी क्या हो गया, एम इंटू क्यू, डन, एम इंटू क्यू, क्यू हमारा आउटपुट हो गया। ए बी सी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू क्या बन गया, एम इंटू क्यू। एम आपका गाइस स्लोप हो गया जो पॉजिटिवली रिलेटेड है, ओके। बट गाइस अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट की बात करूं तो मार्जिनल कॉस्ट हमें पता है ना, मार्जिनल कॉस्ट इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डेल क्यू। तो यहाँ पे गाइस हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता नहीं है, तो हम निकाल सकते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंटू क्यू ना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी सी इंटू क्यू बन जाएगा ना, वही चीज़। तो ए बी सी तो आपको पता है ये आपका है एम क्यू इंटू क्यू। तो गाइज टी बी सी क्या बन गया, एम क्यू इंटू क्यू, ये आपका बन गया एम क्यू स्क्वायर। तो गाइज आपको टी बी सी पता है, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्यू तो हमें एम सी मिल जाएगा। तो गाइज इसको डिफ्रेंशिएट करो, टी बी सी डिवाइडेड बाय डेल क्यू, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, टू एम क्यू, टू एम क्यू। तो गाइज आप देख सकते हो कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, एम क्यू, बट जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या है, टू एम क्यू। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और इकोनॉमिक्स में गाइस बेसिकली इन माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रेटर का मतलब क्या है, स्टीपर। अगर हम इन टर्म्स ऑफ ग्राफ की बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा आपका, स्टीपर होगा देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। Guys, आप इस क्वेश्चन को डिफरेंट वे से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज पता है तो आप कर सकते हो, बट मुझे मैथमेटिकल अच्छा, गाइस मैं हर चीज़ों को मैथ से प्रूव करना चाहता हूँ। ठीक है, करेक्ट आंसर गाइस आपका इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 26। 26 आपको गिवन है कि इन द केस ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप, ओके, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन गिवन है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज हाईली इफेक्टिव, मॉनेटरी पॉलिसी रेज सप्लाई ऑफ मनी लीडिंग टू हाइपर इन्फ्लेशन। सिमिलरली आपको चार ऑप्शन गिवन है। गाइस आपको पता है लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशंस, लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशंस क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है, अब इससे ज़्यादा भाई इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो सकता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है इकोनॉमी में और उसके बावजूद भी अगर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है गाइस, तो आप देख सकते हो कि भाई इंटरेस्ट रेट तो फिक्स है और इससे क्या होगा कि हमारा Q2 से Q3 क्वांटिटी डिमांड्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो गाइस आप खुद सोचो कि लिक्विडिटी ट्रैप में आपका इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा कम है, बहुत कम है, लो है, लेट्स से कि भाई ये 2% है। तो अगर मनी सप्लाई इंक्रीज भी करता है सेंट्रल बैंक, ओके, तो गाइस इंटरेस्ट रेट तो सेम है, तो लोग मीन्स जो कंज्यूमर है गाइस वो बैंक के पास तो पैसा देगा नहीं, क्योंकि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उतना ही है। तो जब बैंक के पास पैसा जाएगा नहीं तो फिर वो अगेन गाइस इन्वेस्टमेंट होगा नहीं, है कि नहीं। तो ये जो ट्रैप है गाइस, ड्यू टू दिस ट्रैप जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आपका इनफेक्टिव हो गया ना, क्योंकि मनी सप्लाई तो गाइस इंक्रीज हो रहा है
बट हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है इन द लिक्विडिटी ट्रैप। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो जो कंज्यूमर है गाइस वो क्यों जाएगा बैंक के पास अपना पैसा को जमा करने के लिए? नहीं जाएगा, क्योंकि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। तो जब बैंक के पास गाइस कंज्यूमर अपना कैश रखेगा नहीं, तो फिर बैंक जो है फर्म्स को, फैक्ट्री को नहीं दे पाएगा, तो फिर वहाँ से इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? तो अगर लिक्विडिटी ट्रैप में मॉनेटरी एक्सपेंशन होती भी है, तो ये कंप्लीटली इनफेक्टिव होगा। ठीक है, कंप्लीटली इनफेक्टिव होगा। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस सेम चीज मैं आपको यहाँ पे एज अ नोट के फॉर्म में गिवन है कि लिक्विडिटी ट्रैप अकर्स व्हेन इंटरेस्ट रेट आर वेरी लो एंड सेविंग रेट्स आर हाई, मेकिंग मॉनेटरी पॉलिसी effective in simultaneous of the economy. So in this situation, guys, people hoard cash instead of spending or investing, even if the central bank increases the money supply. ठीक है, तो सेंट्रल बैंक चाहे मनी सप्लाई को गाइस इंक्रीज कर दे, बट इंटरेस्ट रेट सेम है। तो इंटरेस्ट रेट जब सेम है, तो कंज्यूमर बैंक के पास जाएगा नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है। और जब बैंक के पास गाइस पैसा जमा नहीं होगा, तो फिर बैंक फर्दर लोन नहीं दे पाएगा इन्वेस्टर को। और जब लोन नहीं दे पाएगा इन्वेस्टर को, गाइस आउटपुट बढ़ेगा नहीं। तो ये कंप्लीटली ड्यू टू दिस ट्रैप जो एक्सपेंशन किया गया सेंट्रल बैंक के द्वारा, ये तो कंप्लीटली इनफेक्टिव हो गया गाइस, कोई इसका फायदा नहीं हुआ। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट गाइस चेंज होता, इंक्रीज होता, ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता, तब जो कंज्यूमर था ना, तब ये तुरंत अपना पैसा बैंक के पास दे देता, फिर बैंक अगेन फर्दर लोन पे देता। बट यहाँ पे ऐसे कुछ हो नहीं रही है। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर 27, मिड डे मील स्कीम फॉर इंडियन स्कूल चिल्ड्रन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन कैलकाटा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मद्रास कॉर्पोरेशन, सिमिलरली आपको CND ऑप्शन गिवन है। तो गाइस ये बहुत ही ईजी है। जो मिड डे मील स्कीम गाइस जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था, आपको पता है, बाय द मद्रास कॉर्पोरेशंस नाउ इन चेन्नई 1925 टू प्रोवाइड अ फ्री मील टू स्कूल चिल्ड्रंस। दिस इनिशिएटिव गाइस एम टू इम्प्रूव द स्कूल अटेंडेंस। मेन गोल था, मेन ऑब्जेक्टिव था कि अटेंडेंस को इम्प्रूव करना है, मेल न्यूट्रिशंस को ख़त्म करना है अमंग द चिल्ड्रन फ्रॉम इकोनॉमिकली द वीकर सेक्शन। तो गाइस इसको एक बार रीड कर लेना, जस्ट इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है। ओके, करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी, मद्रास कॉर्पोरेशन। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 28, टैक्स बायोंसी। ये आपको सिंपल डेफिनेशन पूछा गया है कि टैक्स बायोंसी क्या होता है। टैक्स बायोंसी गाइस आपको बताता है कि किस तरह से टैक्स रेवेन्यू चेंज होता है जब हमारा टैक्स बेस चेंज होगा। ठीक है, हाउ रिस्पॉन्सिव टैक्स रेवेन्यू इज टू चेंज द टैक्स बेस। तो टैक्स बायोंसी क्या बन गया? परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन टैक्स बेस। ठीक है, कि टैक्स रेवेन्यू किस तरह से चेंज होगा जब हमारा टैक्स बेस चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड द टैक्स बायोंसी। अब देख सकते हो गाइस, सिंपल गिवन है, परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन टैक्स बेस। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन ओके 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 गाइस, क्वेश्चन नंबर 29 गिवन है कि यू आर मेजरिंग लेवल ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड commodity on the x-axis and that a bad commodity on the y-axis। गाइस ये आपका x-axis हो गया, ये आपका y-axis हो गया। y-axis में आपका बैड कमोडिटी है, ओके, और x-axis में आपका गुड कमोडिटी है, ओके। तो इसका इंडिफरेंस कब क्या होगा? पैरेलल टू x-axis, पैरेलल टू y-axis, इन्वर्टेड यू शेप, या फिर हैविंग अ पॉजिटिवली स्लोप। तो y-axis में बैड और x-axis में गुड। तो गाइस कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हो कि भाई ये गुड कमोडिटी है, तो हम भाई गुड की तरफ ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। तो लेट्स से कि भाई मेरा इनिशियल कर्व कुछ इस प्रकार का था, तो हम ज़्यादा गाइज मूव करते जाएंगे इधर, मतलब हम मूव करेंगे गुड एक्स की तरफ। क्यों? क्योंकि गुड एक्स हमारे लिए गुड कमोडिटी है, तो कंज्यूमर विल कंज्यूम ओनली गुड एक्स।
कंज्यूमर विल नॉट कंज्यूम द बैड कमोडिटी, क्योंकि अगर बैड कमोडिटी को कंज्यूम करेगा तो यूटिलिटी क्या होगा, कम होगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया कि जैसे अमाउंट ऑफ डस्ट, डस्ट क्या है, बैड कमोडिटी है। और बालकोनी साइज, सो लेट्स से दिस गुड कमोडिटी, हर कोई रहना चाहता है बालकोनी साइज में। तो जब ये गाइस गुड कमोडिटी है तो कंज्यूमर विल मूव दिस डायरेक्शन, कंज्यूमर मूव टू दिस डायरेक्शन। तो इसका स्लोप आप देख सकते हो कि ये क्या है, पॉजिटिवली है ना, हैविंग अ पॉजिटिवली स्लोप। ओके, तो इंडिफरेंस कर्व क्या बन जाएगा मेरा, पॉजिटिवली स्लोप। ओके गाइस, मूव टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। Marginal utility of a good refers to change in utility by consuming the goods, change in utility by consuming some additional unit of the goods, rate of change in utility from the per unit in consumption of the goods, rate of change in utility from per unit monetary expansion in expenditure on the goods. तो guys marginal utility तो हमें सबको पता है कि marginal वो होता है कि जब हम एक commodity को consume करते हैं तो उस पे हमें कितनी utility मिलती है, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी। बट गाइस अगर हम एक्चुअल डेफिनेशन में जाऊँ ना तो ये सारी कंफ्यूजिंग है। अब देखो यहाँ पे, चेंज इन यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग द गुड्स, चेंज इन यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग सम एडिशनल यूनिट ऑफ द गुड। तो आपको लग रहा होगा कि भाई ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसीलिए गाइस मैं बोलता हूँ कि जब भी IIT जेम क्वेश्चन सेट करता है ना तो guys, उसका लेबल ही काफ़ी अलग होता है। तो आपको जो कॉन्सेप्ट पूरी डिटेल में आपको पता होना चाहिए। तो गाइस हमें तो डेफिनेशंस पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी टॉक्स अबाउट द एडिशनल यूटिलिटी और द सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर ड्राइव फ्रॉम कंज्यूमिंग द वन मोर यूनिट ऑफ अ गुड, मोर यूनिट ऑफ अ गुड। बट अगर मैं चेंज इन यूटिलिटी सिंपली रिफर्स टू अ डिफरेंस इन द टोटल यूटिलिटी बिटवीन द टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। गाइस यहाँ पे आपको गिवन क्या है, चेंज इन यूटिलिटी, बट यहाँ पे गिवन क्या है कि रेट ऑफ चेंज इन यूटिलिटी फ्रॉम पर यूनिट चेंज कंजम्पशन। तो अगर मैं दोनों के डेफिनेशंस पे जाऊं तो भाई दोनों का मीनिंग क्या है, तो चेंज इन यूटिलिटी आपको बेसिकली ये बताता है कि डिफरेंस ऑफ टोटल यूटिलिटी बिटवीन दिस टू पॉइंट। ये पॉइंट आपका कुछ भी हो सकता है, 5 to 10, 5 to 20, कुछ भी हो सकता है। ये दोनों का डिफरेंस ठीक जब लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा चेंज इन यूटिलिटी। बट अगर हम रेट ऑफ चेंज की बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ यूटिलिटी हमें बताता है कि रिफर्स टू अ चेंज इन यूटिलिटी पर यूनिट चेंज इन कंजम्पशन, मतलब ये पर यूनिट पे जाएगा। जैसे 5 to 6, 6 to 7 कि भाई पर यूनिट पे कितना चेंज हो रहा है, पर यूनिट पे कितना चेंज हो रहा है। और गाइस यही तो था मार्जिनल यूटिलिटी ना, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ यूटिलिटी व्हेन वी कंज्यूम एडिशनल 1 यूनिट। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यूज करेंगे रेट ऑफ चेंज इन यूटिलिटी टॉक्स अबाउट द चेंज इन यूटिलिटी पर यूनिट चेंज इन कंजम्पशन essentially represent the marginal utility of a goods। यहाँ पे आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ यूटिलिटी होगा, ना कि चेंज इन यूटिलिटी। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स रिफर्स टू अ रेट ऑफ चेंज इन यूटिलिटी फ्रॉम पर यूनिट चेंज इन कंजम्पशन ऑफ अ गुड्स। ठीक है, तो जब भी आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करोगे तो उस पर कितना यूटिलिटी आपको मिला, किस रेट से, द रेट ऑफ चेंज इन यूटिलिटी व्हेन वी आर कंज्यूमिंग द एडिशनल गुड्स इज कॉल्ड द मार्जिनल, ना कि चेंज इन यूटिलिटी। तो गाइज इसको भी नोट पॉइंट करके लिखना कि मार्जिनल यूटिलिटी हमें रेट ऑफ चेंज इन यूटिलिटी होता है, ना कि चेंज इन यूटिलिटी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके गाइज मैं आपको यहाँ पे नोट के फॉर्म में गिवन है, एक बार रीड कर लेना है। ओके गाइज, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग करेंगे 31 से 40 तक। ओके गाइज।